अच्छा, अब पिछली क्लास के अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि टोकन्स वगैरह को हम रिकॉग्नाइज किस तरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ कल जो है और लैंग्वेजेस के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं यानी यूनियन, कंकैटिनेशन, क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर, इनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ ग्रामर्स को देखा था कि टोकन्स के लिए पैटर्न हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, मतलब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके करते हैं। कुछ हमने फिर एक ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट को देखा था। इस ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बिहाफ पर यानी इस स्टेटमेंट के इन स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर जो जो टोकन्स हमारे पास बन रहे थे, उन पॉसिबल टोकन्स के लिए हमने फिर कुछ रूल्स यहाँ पर डिफाइन किए थे। ठीक है, इन रूल्स के अंदर यहाँ पर फिर हमने मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको डिफाइन किया था कि ये पर्टिकुलर रूल्स हैं और इन रूल्स को फॉलो करके जो भी इनपुट कैरेक्टर्स हमारे पास आएंगे वो पर्टिकुलर हमारे पास लेग्जेम्स बनेंगे इन इस पर्टिकुलर टोकन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कल हमने एक टोकन के बारे में बात नहीं की थी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो कि हमने डिस्कस किया था कि लेक्सिकल एनालाइजर का ये काम भी होता है कि वो वाइट स्पेसेस को और कमेंट्स वगैरह को रिमूव करता है। अब लेक्सिकल एनालाइजर ये काम करता किस तरह है, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, अगर आपने कोई आइडेंटिफायर लिखा है, अपने कोड के अंदर कोई आइडेंटिफायर लिखा है, तो उस कोड के लिए ये वाला पैटर्न हमने बनाया हुआ है कि अगर इनमें से कुछ भी आएगा यानी इस पैटर्न को फॉलो करेगा, अगर आपका जो इनपुट जो भी आपने मतलब कोड के अंदर लिखा है तो वो आइडेंटिफायर वाले टोकन के अंदर जाएगा। तो इसी तरह हम वाइट स्पेसेस को चेक करने के लिए यहाँ पर WS के नाम से आपके लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर एक टोकन को जनरेट कर देते हैं। अब इस टोकन के लिए जो पैटर्न है यहाँ पर वो ये है कि अगर कोई ब्लैंक आएगा, ब्लैंक फॉर एग्जांपल जैसे हम स्पेस प्रेस करते हैं बार बार, वो है, या कोई अगर टैब प्रेस करेगा, या अगर कोई यूजर न्यू लाइन प्रेस करता है और इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, स्टार लगा दिया। यानी अब ये जो स्टार है ये डिफाइन कर रहा है कि मल्टीपल आपके पास ब्लैंक्स हों या मल्टीपल टैब्स हों या मल्टीपल न्यू लाइन्स हों, तो वो आपके पास किस टोकन की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, वो व्हाइट स्पेस यानी WS कैटेगरी के अंदर इस टोकन के कैटेगरी में वो फॉल करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि टोकन WS, ये जो हम टोकन यहाँ पर बना रहे हैं व्हाइट स्पेसेस के लिए, WS इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टोकन। ये दूसरे टोकन से थोड़ा सा अलग टोकन है। क्यों? व्हेन वी रिकॉग्नाइज इट, जब हमें WS में कोई लेगजेम मिलता है, ठीक है, जब हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि WS का कोई हमें लेगजेम मिला है, वी डू नॉट रिटर्न इट टू द पार्सर, हम इसको पार्सर की तरफ रिटर्न नहीं करते हैं बल्कि हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है कि अगर इस टोकन से रिलेटेड यानी इस पैटर्न का इसको कोई भी कीवर्ड या कोई भी इसको लेक्सिम मिलेगा तो वो क्या करेगा, वी डू नॉट रिटर्न इट टू द पार्सर, पार्सर की तरफ कैसे नहीं जाएगा, हम इसको सिंबल टेबल में डालेंगे ही नहीं। इस WS वाले मतलब टोकन के अंदर जो भी चीज हमारे पास आएगी हम इसको सिंबल टेबल में सेव ही नहीं करेंगे। अब जब हमने इसको सिंबल टेबल में सेव ही नहीं किया तो ऑब्वियसली पार्सर इसको वहां से रिट्रीव कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा, वी डू नॉट रिटर्न इट टू द पार्सर बट रादर रीस्टार्ट द लेक्सिकल एनालिसिस फ्रॉम द कैरेक्टर दैट फॉलोज द व्हाइट स्पेस। फिर हम क्या करते हैं, व्हाइट स्पेसेस जहां तक आ रही हैं उन सब व्हाइट स्पेसेस को हम रिमूव कर देते हैं यानी डिस्कार्ड कर देते हैं, और उसके बाद वाले कैरेक्टर को पढ़ना शुरू करते हैं जो व्हाइट स्पेसेस को फॉलो कर रहे हैं यानी व्हाइट स्पेसेस के बाद जो आ रहा है। तो आप यहाँ पर समझने की क्या बात है कि हम एक वाइट, जैसे हमने कहा था कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है व्हाइट स्पेसेस को, कमेंट्स को रिमूव करता है, तो यहाँ पर अब व्हाइट स्पेसेस को रिमूव किस तरह करेगा, अगर उसके पास कुछ इस तरह की चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी ब्लैंक आ रहा है या कोई टैब आ रहा है या कोई न्यू लाइन है और इसके ऊपर स्टार हमने लगा दिया, यानी एक पैटर्न हमने बना दिया है व्हाइट स्पेसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब अगर कुछ इस तरह का आपके पास लेक्सिम बनकर आता है तो वह हम इसको WS कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ये जो WS है, जितने भी दूसरे टोकन होते हैं ना, हम उनको सिंबल टेबल के अंदर सेव करवाते हैं, लेकिन ये WS टोकन जो है दूसरे टोकन से अलग है, हम इसको सिंबल टेबल में सेव नहीं करते बल्कि इसको हम क्या करते हैं, हाथ के हाथ डिस्कार्ड कर देते हैं लेक्सिकल एनालाइजर वाले फेज के अंदर ही, ताकि ये पार्सर की तरफ मूव ही ना कर सके। तो लेक्सिकल एनालाइजर की जो जॉब थी वो हम इस पैटर्न की मदद से अपनी जॉब को यहाँ पर अकम्प्लिश कर सकते हैं। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
अब एक ये टेबल है, थोड़ा सा इस टेबल को देख लें। ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट वाली जो अभी हमने स्टेटमेंट पीछे देखी थी उसी से रिलेटेड टेबल है कि ये पर्टिकुलर टोकन है जो अभी हमने इस्तेमाल किए थे ना, इफ था, देन, एल्स, आइडेंटिफायर था, नंबर है, फिर कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इन पर्टिकुलर टोकन से रिलेटेड आपके पास कौन कौन से लेग्जेम्स बन सकते हैं। तो मतलब ये टोकन जो है WH से रिलेटेड आपके पास कोई भी वाइट स्पेस का कैरेक्टर हो सकता है, टैब हो सकता है, वगैरह वगैरह। इफ के लिए जो लेग्जेम बनेगा वो इफ ही होगा, देन के लिए देन, एल्स के लिए एल्स, आइडेंटिफायर के लिए कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है जो आइडेंटिफायर के पैटर्न को फॉलो करेगा। नंबर के लिए कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है जो नंबर के पैटर्न को फॉलो करेगा। रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास ग्रेटर देन, और ये 6 आपके पास डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब इनको जब हम सिंबल टेबल के अंदर सेव करवाएंगे तो इनकी एट्रीब्यूट वैल्यूज की भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट वैल्यूज आप क्या क्या रखेंगे। देखिए व्हाइट स्पेसेस तो हम जब सेव ही नहीं करवा रहे हैं तो हम इसकी कोई भी एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ पर रख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट वैल्यू कोई भी नहीं होगी व्हाइट स्पेसेस के लिए, क्योंकि सिंबल टेबल में आएगा ही नहीं। इफ के लिए भी हम कोई सिंबल टेबल यहाँ सिंबल टेबल के अंदर यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट वैल्यू को यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इफ जो है खुद से एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये लैंग्वेज का एक प्री डिफाइंड कीवर्ड, ठीक है। देन, एल्स, ये तीनों जो है हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए इनकी यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एट्रीब्यूट वैल्यू भी अगर आपको याद हो पिछले क्लासेस के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हम एट्रीब्यूट वैल्यू को यहाँ पर यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें उस पर्टिकुलर लेग्जेम की अकरेंस का पता चल सके कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है या पर्टिकुलर जो भी हम लेग्जेम इस्तेमाल कर रहे हैं ये पिछली दफा मतलब पहले डिफाइन हो चुका है या नहीं हो चुका। अब ये जो रिजर्व कीवर्ड है इनको हम चेक क्यों करेंगे? इनको चेक करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इनकी यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं है। आइडेंटिफायर के लिए हम एक पॉइंटर यूज करते हैं, यानी उसका एक नंबर यूज करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, यानी उसके लिए हम कोई ना कोई पॉइंटर देंगे 1 2 3 4 इस तरह करके, ताकि हम उसके को मेजर कर सकें, उसको हम बाद में नोट डाउन कर सकें कि ये पर्टिकुलर आइडेंटिफायर हमारे पास पहले इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी तरह नंबर के लिए भी हम एक पॉइंटर यूज करते हैं ताकि उसके लिए भी हम यूज कर सकें। अब ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनके लिए ये प्री डिफाइंड आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर ये लेस देन है तो इसके लिए LT एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है, लेस देन इक्वल टू के लिए LE इस्तेमाल किया जाता है, इक्वल टू के लिए EQ, और नॉट इक्वल टू के लिए NE, ग्रेटर देन के लिए GT, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए GE। ये प्री डिफाइंड आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कि सिंबल टेबल के अंदर डेटा किस तरह होगा, वो 100% ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है मतलब ये कंपाइलर टू कंपाइलर कि वो जो भी डेवलपर है जो आपके कंपाइलर को डिजाइन कर रहा है वो क्या यहाँ पर पैटर्न को रखता है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक आपको एक माइंड के अंदर चीज क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये टेबल बुक के अंदर भी एग्जैक्टली मैंने बुक की ये स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर रखा है, ताकि आपको चीज थोड़ी सी आइडिया क्लियर हो जाए कि कुछ चीजें होती हैं जिनके हम एट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं लिखते हैं। अब ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे लैंग्वेज के अंदर जिनके कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होगी। कुछ चीजें होती हैं जिनके हमें पॉइंटर्स लगाने होते हैं, और कुछ आपके पास एट्रीब्यूट या कुछ टोकन जैसे होते हैं जिनकी एट्रीब्यूट वैल्यू प्री डिफाइंड होती हैं, हमें एग्जैक्टली वैसे ही लिखने होते हैं जैसे उसकी मतलब जो भी उसके डिजाइनर ने यहाँ पर स्पेसिफाई किए होंगे। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि टोकन्स को हम सिंबल टेबल में क्यों रखते हैं, टोकन्स को हम रिकॉग्नाइज किस तरह करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर के जो फंक्शंस हैं वो किस तरह आपके मतलब कंपाइलर के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो अभी तो वो अभी यहाँ पर कर ले, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ये ट्रांजिशन डायग्राम की तरफ। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर टॉपिक है, तो यहाँ तक अगर आपको चीज क्लियर है तो फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांजिशन डायग्राम्स की तरफ आ रहे हैं। ये ट्रांजिशन डायग्राम्स जो थे हमने कुछ मतलब जब हमने ऑटोमेटेड थ्योरी को डिस्कस किया था, ऑटोमेटेड थ्योरी जो हमारा सब्जेक्ट था उसके अंदर भी पढ़े थे। मैं आपको एक इसका डायग्राम बना हुआ दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ये इस तरह के जो डायग्राम हमने बनाए थे जिसमें इनिशियल स्टेट होती थी, एक फाइनल स्टेट होती थी, वगैरह वगैरह।
तो उसी को हम यहाँ पर दोबारा से लेकर आ रहे हैं। लेक्सिकल एनालाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ये ट्रांजिशन डायग्राम का लेक्सिकल एनालाइजर में। तो इस चीज को हम दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं कि ये किस तरह काम करता है। A lexical analyzer first convert patterns into stylized flowchart called transition diagram. ये जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है ये क्या करता है कि जो भी आपने पैटर्न डिफाइन किए हैं, यानी जो भी आपने रूल्स डिफाइन किए हैं, ये जो रूल्स अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे, इन रूल्स को ये क्या करता है, ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसको वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाते हुए अपने जो भी लेग गेम्स हैं उनको फाइंड आउट कर सके। ये कैसे करेगा अभी मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर अब क्या क्या होता है, ट्रांजिशन डायग्राम हैव अ कलेक्शन ऑफ नोड्स और सर्कल। ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर कुछ नोड्स होती हैं या आप सर्कल इनको कह लें, वैसे हमने नोड्स ये पढ़े थे तो आप नोड्स ये ध्यान में रखें। उन नोड्स को आप क्या कहते हैं, उन नोड्स को आप स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। Each state represents a condition that occur during the process of scanning the input. अब हर स्टेट को स्कैन किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है स्कैनिंग करता है। अब वो स्कैनिंग किस तरह करता है, अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। स्कैनिंग करने के बाद फिर वो लेक्सिम के पैटर्न को मैच करने की कोशिश करता है कि पर्टिकुलर लेक्सिम हमारे पास बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। और फिर हम एजेस की हमने बात की थी। एजेस क्या होते हैं, एजेस इन लाइंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी ये जो है आपके पास नोड्स हैं या आप इनको स्टेट कह लें, और ये जो आप एरोज की मदद से एक जगह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या थे, ये एजेस थे। तो ये एजेस आपके पास होते हैं और ये आपके पास स्टेट्स होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें अच्छा, ईच एज इज लेबल्ड बाय सिंबल और सेटअप सिंबल। हर एज के ऊपर आपके पास कोई ना कोई सिंबल होगा। जैसे ये एज आपका जा रहा है, इसके ऊपर हमने लेस देन का सिंबल रखा है, इस एज के ऊपर हमने इक्वल टू का सिंबल रखा है, यानी आपके पास मल्टीपल सिंबल्स भी हो सकते हैं और सिंगल सिंबल भी आपके पास यहाँ पर हो सकता है हर एज के ऊपर, ठीक है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा। ट्रांजिशन डायग्राम्स की हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी की थी, अगर आपको याद हो ऑटोमेटा थ्योरी में। तो अब यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम, some important conventions about transition diagrams are certain states are said to be accepting or final state। कुछ स्टेट आपके पास ऐसी होती हैं, अब वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्टेट भी हो सकती हैं, जिनको हमने फाइनल स्टेट का नाम दिया था, यानी जहां पर आपका इनपुट स्ट्रिंग जो है वैलिड कंसिडर किया जाएगा, उन स्टेट्स को आप फाइनल स्टेट कहते हैं। These states indicate that a lexium has been found। ये स्टेट्स आपके पास इंडिकेट करती हैं कि कोई लेक्सिम आपको पर्टिकुलर मिल चुका है। We always indicate an accepting state by a double circle। ठीक है, ये जो है आपके पास डबल सर्कल, अगर आपको याद हो ऑटोमेटा थ्योरी में मैंने आपको 2-3 इसमें अलग अलग तरीके बताए थे कि कुछ राइटर्स जो हैं इसको डबल सर्कल से आपके पास फाइनल स्टेट को शो कर रहे होते हैं, कुछ राइटर्स जो है यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाकर इसके अंदर इसको फाइनल स्टेट कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इस बुक के अंदर जो बुक हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ये अल्फ्रेड वाली, ये कंपाइलर, क्या नाम था इसका, कंपाइलर बाय अल्फ्रेड वी अहू। ये इस राइटर ने क्या इसके अंदर लिखा है कि वी ऑलवेज इंडिकेट एन एक्सेप्टिंग स्टेट बाय अ डबल सर्कल, यानी इस बुक के अंदर जो भी आप देखेंगे इसमें डबल सर्कल से ही फाइनल स्टेट को शो किया गया है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पूरे डायग्राम के अंदर कुछ ना कुछ फाइनल स्टेट्स होंगी और फाइनल स्टेट को इन्होंने डबल सर्कल से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वन स्टेट इज डेजिग्नेटेड द स्टार्ट स्टेट। आपके पास कोई ना कोई एक इनिशियल स्टेट होगी या उसको ये स्टार्ट स्टेट कह रहे हैं, जो यहाँ पर इन्होंने नाम दे दिया है जीरो से। हमने जो मतलब ऑटोमेटा थ्योरी में देखा था वो कुछ इस तरह था कि हम माइनस के सिंबल को स्टार्ट स्टेट कह रहे थे और प्लस के सिंबल को हम फाइनल स्टेट कह रहे थे। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बुक की कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम चलें तो फिर यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट को यहाँ पर ये जीरो के मतलब नंबर से शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब होपफुली आपको ट्रांजिशन डायग्राम का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आपके सामने तस्वीर है ना, ये आपके पास तस्वीर ये पूरी क्यों नहीं आ रही, बाहर चली।
ठीक है, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डायग्राम आपके पास है, ये डायग्राम बेसिकली आपके पास है रिलेशनल ऑपरेटर वाले पैटर्न को चेक करने के लिए, यानी रिलेशनल ऑपरेटर के लिए जो हमने अभी पीछे मतलब वो लिखा था, जो पैटर्न डिफाइन किया था। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल आपके पास डायग्राम बना हुआ है। इससे ज्यादा सिंपल अगर करेंगे तो ये और ज्यादा मतलब मुश्किल ही होता चला जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल ये बनाया नहीं जा सकता। अब 6 तरह के आपके पास जो है रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं? अगर आप देखें तो आपके पास देखें 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। एक आपके पास है ग्रेटर देन, एक आपके पास होता है लेस देन, एक आपके पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक आपके पास होता है लेस देन इक्वल टू, एक आपके पास होता है नॉट इक्वल टू, और एक आपके पास होता है इक्वल टू। अगर आप देखें तो ये 6 मतलब जो हमने पैटर्न डिफाइन किया था, उन 6 ऑपरेटर्स के लिए ये ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। अब इस ट्रांजिशन डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इनिशियल स्टेट से आप फाइनल स्टेट की तरफ किस तरह मूव कर रहे हैं। देखें, अब जब हमने ये वाला मतलब 0 से आप आगे की तरफ मूव करेंगे, आपने यहाँ पर रीड किया लेस देन का सिंबल। अब लेस देन जो है आपके पास एक अलग से यहाँ पर लेग्जियम मौजूद है। इसी तरह अगर आप देखें तो लेस देन इक्वल टू भी हमारे पास, यानी अब आपका यहाँ पर कंपाइलर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेक्सिकल एनालाइजर कंफ्यूज हो सकता है कि उसे यहाँ पर लेस देन को कंसिडर करना है फाइनल स्टेट, या फिर लेस देन इक्वल टू वाला यहाँ पर फाइनल स्टेट कंसिडर करना है। तो अब वो कौन से लेग्जियम को यहाँ पर चूज करेगा? ये जो लुक अहेड वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर लुक अहेड वाला कॉन्सेप्ट है कि ये पहले चेक करेगा कि मैं अगर इसको आगे की तरफ लेकर जाऊं, इक्वल टू अगर मुझे आगे मतलब इनपुट में मिल जाता है, तो फिर वो लेस देन इक्वल टू को फाइनल स्टेट कंसिडर करेगा और आपको रिटर्न क्या होगा? लेस देन इक्वल टू, LE आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जब इसको आगे वाला एक लुक अहेड करके कोई कैरेक्टर पढ़ते हैं और वो उसको इक्वल टू नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करता है? एक स्टेप पीछे की तरफ जाता है। पीछे की तरफ जाने के बाद फिर वो चेक करता है कि मुझे कुछ और मिला, यानी इक्वल टू मुझे नहीं मिला। इक्वल टू अगर मिलता तो फिर वो लेस देन इक्वल टू को यहाँ पर कंसिडर कर लेता। अभी उसको लेस देन इक्वल टू यहाँ पर नहीं मिला, बल्कि उसको कोई और कैरेक्टर मिला है, तो फिर वो यहाँ पर अदर वाले सिंबल की तरफ आ जाएगा और वो क्या कंसिडर करेगा आपके मतलब इसको जो लेग्जियम में कंसिडर करेगा, वो लेस देन कंसिडर करेगा, लेस देन इक्वल टू कंसिडर नहीं करेगा। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से इसको समझते हैं। अगर आपको वो लुक अहेड वाला सिंबल, लुक अहेड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखें, अगर ये चाहते तो यहाँ पर इसको ये फाइनल स्टेट बना सकते थे, लेकिन अगर ये इसको फाइनल स्टेट बना देते तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती कि लेस देन इक्वल टू बनाने का हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था। यानी लेस देन इक्वल टू हम किस तरह से फिर लेग्जियम कंसिडर करते। तो इन्होंने क्या किया है? लेस देन के साथ इन्होंने फिर यहाँ पर इक्वल टू को एक अलग ट्रांजिशन के साथ दे दिया। अब अगर आपके कंपाइलर, आपके लेक्सिकल एनालाइजर ने स्कैन करते हुए लेस देन को पढ़ा, तो वो लेस देन पढ़ने के बाद आने वाले अगले इनपुट कैरेक्टर को देखेगा। अगला इनपुट कैरेक्टर अगर इक्वल टू उसको मिल जाता है तो ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू आपका लेग्जियम कंसिडर करेगा। अगर उसको लेस देन इक्वल टू नहीं मिलता है, तो फिर वो ये चेक करेगा, फिर वो क्या करेगा? एक स्टेप पीछे जाएगा, यानी जो भी उसने कैरेक्टर रीड आउट किया है वो वहां से पुश बैक करके पीछे वाले दोबारा लेग्जियम की तरफ, पीछे वाले कैरेक्टर की तरफ जाएगा। फिर वो देखेगा कि मेरे पास कहीं ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा है। देखें, यहाँ पर एक लेग्जियम ये भी मौजूद है, लेस देन और ग्रेटर देन। अगर लेस देन ग्रेटर देन है तो फिर वो उसको क्या कंसिडर करेगा? लेग्जियम आपका नॉट इक्वल टू कंसिडर करेगा। अगर ये भी उसको नहीं मिलता है इनपुट कैरेक्टर में, तो फिर वो दोबारा से पुश बैक करेगा। तो इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई और पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, यानी अब हमें कोई और कैरेक्टर उसके बाद मिला है। तो फिर अब जो आपका लेग्जियम कंसिडर किया जाएगा वो कौन सा कंसिडर किया जाएगा? यहाँ पर लेस देन कंसिडर किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम फाइनल स्टेट बना देते तो फिर इन दोनों ऑपरेटर्स को बनाने का हमारे पास कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं था। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि लेस देन इक्वल टू के लिए अलग फाइनल स्टेट है और नॉट इक्वल टू के लिए अलग फाइनल स्टेट है। और अगर सिर्फ लेस देन है, यानी लेस देन को पढ़ने के बाद कोई और हमारे पास कैरेक्टर आता है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर कोई और मतलब ये सिर्फ हमारे पास जो लेग्जियम बनेगा वो लेस देन बनेगा। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
फिर इसके बाद अब हमने 3 ऑपरेटर्स यहाँ पे देख लिए, लेस देन को हमने देख लिया है, लेस देन इक्वल टू को हमने देख लिया है और नॉट इक्वल टू को देख लिया। अब हमारे पास ये वाले 3 मतलब रह गए। इक्वल टू के लिए तो डायरेक्ट इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक ही स्टेट से इक्वल टू के ऊपर आ रहा है, तो इक्वल टू जब ये आएगा तो ये इसको डायरेक्टली इक्वल टू ही रिटर्न कर देगा, तो ये आपके पास इक्वल टू भी हो गया। अब आपके पास रह गया ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम काम होगा कि जब आपका लेक्सिकल एनालाइजर ग्रेटर देन को रीड आउट करेगा, उसके बाद वो अपने आने वाले अगले इनपुट कैरेक्टर को देखेगा कि कहीं वो इक्वल टू तो नहीं है। अगर वो इक्वल टू है, ग्रेटर देन के बाद जो कैरेक्टर आपने कोड में लिखा है अगर वो इक्वल टू है, तो आपका जो लेक्सिम कंसिडर किया जाएगा वो ग्रेटर देन कंसिडर किया जाएगा। अगर वो इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू के अलावा कोई और कैरेक्टर है, तो फिर जो आपका लेक्सिम कंसिडर किया जाएगा वो ग्रेटर देन कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम अभी आपके सामने नजर आ रहा है, ये इंतहाई सिंपल आपके पास डायग्राम है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी अवेलेबल हैं आगे बुक के अंदर। मैं कोशिश करके सिंपल ही आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ट्रांजिशन डायग्राम ये जो हमने देखा है फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए ये किस तरह काम कर रहा है। ट्रांजिशन डायग्राम के कॉन्सेप्ट क्या क्या थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि ट्रांजिशन डायग्राम में क्या क्या था, इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी, एजेस क्या होते हैं, एजेस के ऊपर कोई ना कोई सिंबल आपके पास होगा वगैरह वगैरह। डबल सर्कल जो है आपके पास फाइनल स्टेट को यहाँ पर शो कर रहा है, और कौन सा ऑपरेटर यानी कौन सा लेग किस तरह रीड आउट किया जा रहा है, लुक अहेड कैसे हो रहा है, पुश बैक कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने दोबारा से मतलब अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा था वो तकरीबन हमने यहाँ पर सारा का सारा इम्प्लीमेंट करके देखा है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशन डायग्राम किस तरह काम कर रहे थे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी कर सकता है। कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। जी आया, बोलो। सर ये जो आपने अधर जो लिखा हुआ था सर, अधर में कोई रिलेशन ऑपरेटर आ सकता है सर? जो अधर है अदर में कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं आ सकता। अगर आएगा तो नहीं फिर आ क्या सकता। होगा, लेक्सिकल एनालाइजर आपको एरर रेज करेगा क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न आपने डिफाइन किया हुआ है ना। देखो अब अगर आप जी जी सर। रिलेशनल ऑपरेटर के फौरन बाद यहाँ पर अदर में कोई और रिलेशनल ऑपरेटर लगा देते हैं, मिसाल है कि आप लेस देन के बाद यहाँ पर आप मतलब एक और लेस देन या 2 दफा लेस देन लगा देते हैं, तो इस तरह का कोई कैरेक्टर आपके पास अवेलेबल है ही नहीं ना। लेक्सिकल एनालाइजर फिर क्या करेगा, आपको एरर यहाँ पर रेज करेगा कि ये जो डबल लेस देन आ रहा है ये इस तरह का मेरी डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं, ये कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ से आपको एरर रेज होगा। जहां जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि लेस देन के बाद कोई और रिलेशनल ऑपरेटर आ सकता है, वो इस ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर अवेलेबल है। यानी लेस देन के बाद इक्वल टू आ जाएगा तो फिर लेस देन इक्वल टू ये अलग रिलेशनल ऑपरेटर आपका कंसिडर किया जाएगा। अगर लेस देन के बाद ग्रेटर देन आ रहा है तो ये खुद से एक रिलेशनल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू, तो ये कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आप कोई ऐसा रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ लगा देते हैं अदर में जो आपके पास कुछ और ही मतलब मीनिंग दे रहा है, यानी डबल लेस देन आप लगा देते हैं या ट्रिपल लेस देन आप लगा देते हैं, तो ये इस तरह की लेक्सिकल एनालाइजर की डिक्शनरी में कोई चीज है ही नहीं। कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है जो डबल लेस देन को आपके पास अलाउ कर रहा हो, तो फिर आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ से एरर रेज होगा। और कोई ठीक है सर, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो अगर? ठीक है, बस क्लास को फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली इस वीडियो को जो है आप दोबारा से रिकॉल करके देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी पुराने भी रिकॉल हो रही हैं, तो इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एक दफ़ा समझ में नहीं आता है तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा करके आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें दोबारा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में क्लास में यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इसका अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे।